नमस्कार फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने पुनः एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की टॉपिक भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया यह टॉपिक विशेषकर कक्षा 11वीं 12वीं बीएससी और आईआईटी पीईटी इन नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। जो जिन विद्यार्थियों को या जिन छात्रों को डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है या किसी थ्योरी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप मेरे हर एक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह टॉपिक जो है स्टूडेंट्स हम चुंबक वाले चैप्टर में भी पढ़े थे, ध्यान रखिएगा। उसमें हम यह हेडिंग था हमारा किसी भी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर है सामान्य स्थिति में या किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। स्टूडेंट्स, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन जनरल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, माना कि ए बी जो डायग्राम है स्टूडेंट उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि माना ए बी कोई डाइपोल है या द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है और इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश है। मध्य बिंदु O से किसी बिंदु P r थीटा पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 का वैल्यू ज्ञात करके परिणामी तीव्रता E की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुव को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि यह मूल बिंदु O पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में किसी कोण थीटा पर, किसी एंगल थीटा पर मूव कर सके या रोटेट हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ए बी द्विध्रुव को एक बार हम लोग अक्षीय स्थिति एक स्थिति A1 B1 में रोटेट करते हैं जिसके सापेक्ष बिंदु P अक्षीय स्थिति में आ जाती है और ए बी को हम दूसरी स्थिति A2 B2 में रोटेट करते हैं या मूव करते हैं जिसमें बिंदु P निरक्षीय स्थिति में प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, इस द्विध्रुव ए बी का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो है हमारा P। तो द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में हम वियोजित कर सकते हैं। एक घटक जो होगा स्टूडेंट वो होगा P साइन थीटा और एक घटक जो होगा वो होगा स्टूडेंट P कॉस थीटा। P साइन थीटा जो होगा वो OP के लंबवत होगा और P कॉस थीटा जो होगा वो OP के दिशा में होगा। स्टूडेंट्स, P साइन थीटा को हम ऊपर भी लिख सकते थे और P कॉस थीटा को हम नीचे भी दिखा सकते थे या दर्शा सकते थे। तो चलिए आते हैं चित्र के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। चित्र के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमने संक्षिप्त में जो बताया वही लिख दिया है कि माना ए बी द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं तथा इसकी प्रभावी लंबाई 2l है। माना द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql है, तब P को दो घटकों में बांटा जा सकता है। हमने बताया था एक घटक P cos थीटा OP दिशा में और एक घटक P sin थीटा OP के लंबवत। स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे इस डायग्राम में जो बिंदु P है पहली स्थिति में वो द्विध्रुव A1 B1 के सापेक्ष, द्विध्रुव A1 B1 के सापेक्ष बिंदु P अक्षीय स्थिति में है। स्टूडेंट, अक्ष को हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ा दिया है तो ये अक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति में होने के कारण अक्षीय स्थिति का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लिख देंगे यहाँ पे। स्टूडेंट, हमने बोल दी, मान लिया कि बिंदु P द्विध्रुव A1 B1 के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है, तब ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 हो तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण होता था स्टूडेंट ऊपर में 2p अपॉन r का क्यू, तो 2p के साथ साथ हो जाएगा 2p cos थीटा, द्विध्रुव आघूर्ण उसमें जुड़ जाएगा स्टूडेंट p cos थीटा अपॉन r का क्यू। अर्थात स्टूडेंट हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा अपॉन r का क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, ध्यान देंगे द्विध्रुव A2 B2 के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू बिंदु P जो है पॉइंट P वो निरक्षीय स्थिति में है। इसलिए निरक्षीय स्थिति में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P
साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, निरक्षीय स्थिति में सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर का क्यूब, और अक्षीय स्थिति में 2p होता है। तो हमने p के साथ उसका द्विध्रुव आघूर्ण p साइन थीटा, जो दूसरा घटक था हमारे पास, उसको हम लिख लेते हैं। स्टूडेंट समीकरण 1 और समीकरण 2 को दिए गए चित्र के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर सेट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, वो दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इधर का एक कोण थीटा होगा, इधर का भी एक कोण थीटा होगा, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था। तो कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे P(E1E) या P(E2E), उसके अकॉर्डिंग जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार E का स्क्वायर इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, या स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो आइए इस सूत्र के आधार पर आगे की प्रक्रिया को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से E1 और E2 का वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, E इक्वल टू अंडर रूट, बड़ा सा बना लेते हैं। E1 की वैल्यू आई है स्टूडेंट समीकरण 1 में 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा अपॉन में आर क्यूब, फिर प्लस हो जाएगी स्टूडेंट्स, और E2 की वैल्यू आई है 1/4πε0 इंटू p साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, p और p आर क्यूब 1/4πε0 दोनों टर्म में सेम है, और सेम होने के कारण हम इनको, ये भी होल स्क्वायर है स्टूडेंट, ये भी होल स्क्वायर है, तो सेम होने के कारण और होल स्क्वायर होने के कारण हम उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के बाद हमारे पास ओनली बचता है 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर का क्यूब। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट में इसका स्क्वायर है मान लीजिए, तो जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो केवल आर बाहर निकलेगा, है ना। तो उसी प्रकार से इन सब का स्क्वायर था 1/4πε0, पी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर था, इसलिए हमने उसको जब बाहर निकाला तो स्क्वायर खत्म हो गया। अंडर रूट के अंदर स्टूडेंट बचेगा केवल 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर का क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अगर इस cos स्क्वायर थीटा को हम तोड़ेंगे तो ये 4 है, वो हो सकता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इस फार्मूला में लाने के लिए हमको 4 cos स्क्वायर थीटा को तोड़ना जरूरी है। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर का क्यूब अंडर रूट में लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इतना पूरे के बदले में हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, और 1 होने के कारण हम इसको बता सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब, और अंडर रूट में बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट, ये हमारा वास्तविक आंसर होगा हमारे टॉपिक का। स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी 2 स्थितियां निकलती है, आइए हम अपनी स्थिति पर चर्चा करें। स्थिति
फर्स्ट जो होगी स्टूडेंट्स वो अक्षीय स्थिति को दिखाएगी और स्थिति सेकंड जो होगी वो निरक्षीय स्थिति को दिखाएगी। अर्थात केस 1 कहता है स्टूडेंट यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो समीकरण जो ये प्राप्त हुआ है हम लोग का, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 3 से बता देंगे E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यू 3 कॉस थीटा के प्लेस पे रख देंगे स्टूडेंट 0 डिग्री और होल स्क्वायर चढ़ा देंगे प्लस 1। स्टूडेंट्स जानते हैं हम लोग कि चूंकि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है वैल्यू, इसलिए इसके प्लेस पे भी 1 हो जाएगा और 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यू अंडर रूट 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 1, तो 3 1 3 प्लस 1 4 होगा और 4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 2P अपॉन आर क्यू बचेगा। देखिएगा स्टूडेंट अंडर रूट 4 का वर्गमूल या रूट ऑफ मीन इक्वल टू होता है 2, इसलिए हम 2 को यहाँ पे बाहर में लगा दिए P के साथ, तो ये अक्षीय स्थिति का सूत्र आ जाता है। स्टूडेंट निरक्षीय स्थिति के लिए लेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो स्टूडेंट्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो E इक्वल टू फार्मूला फिर से चलेंगे वही इक्वेशन 3 से। E इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर का क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्टूडेंट थीटा के प्लेस पे 90 रखना है आपको या π/2 रेडियन में भी रख सकते हैं। 0 P अपॉन आर का क्यूब अंडर रूट 3 इंटू कॉस 90 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स बता दो आपको कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसलिए ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। आई मीन 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर का क्यूब अंडर रूट 3 इंटू 0 प्लस 1। स्टूडेंट 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और 0 हट ये पूरा 0 हो जाएगा तो अंडर रूट में 1 बचेगा और 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो E इक्वल टू 1 का 1 ही निकलेगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर का क्यूब। तो ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट ये निरक्षीय स्थिति को बताएगा। निरक्षीय स्थिति के फार्मूला से आप इसको मिला भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से सामान्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोनों स्थिति के साथ टॉपिक समाप्त हुआ। चलिए स्टूडेंट चलते हैं अगले टॉपिक में। स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, अर्थात टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क मीन्स प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बारे में भी हम लोग जानने जा रहे हैं। स्टूडेंट प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण हमने मैग्नेट चैप्टर में भी आपको बताया है, तो आप वहाँ की टॉपिक और यहाँ की टॉपिक दोनों को कंपेयर कीजिएगा। मेरे पिछले कक्षा में जाइएगा जो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, और दोनों में कंपेयर कीजिएगा, आपको बहुत कम डिफरेंस मिलेगा दोनों टॉपिकों में। तो चलते हैं, इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। माना स्टूडेंट्स कि एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसके बीच में कोई AB द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। द्विध्रुव पर दो आवेश होंगे स्टूडेंट, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश। बिंदु A से या सिरा A से एक लंबवत लाइन नीचे की ओर खींचते हैं और उसी लंबवत परपेंडिकुलर लाइन पर बिंदु B से एक अन्य लाइन
खींचते हैं, ये दोनों एक दूसरे को n पर मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव की लंबाई है 2l, ये उसका मध्य बिंदु हो जाएगा स्टूडेंट्स O, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स इस विद्युत क्षेत्र E के कारण दोनों सिरों पर एक बल युग्म काम करेगा, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा स्टूडेंट्स वो QE होगा, और यहाँ पे भी जो वर्क करेगा वो QE वो होगा। इस बल युग्म को ही, रिस्टोरिंग फोर्स को ही प्रत्यानयन बल युग्म या टॉर्क कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ या टॉर्क, स्टूडेंट्स प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ या टॉर्क इक्वल टू होता है एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी, अर्थात वन फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टाउ इक्वल टू वन फोर्स हो जाता है QE, और दोनों बलों के बीच की दूरी अर्थात AN भी आप ले सकते हैं या BN भी ले सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे थीटा एंगल है, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी थीटा ही होगा, ठीक है ना, बट इसको हम शो नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा बस स्टूडेंट, डायग्राम इससे हमारा क्लियर दिखता है। तो QE इंटू AN हम ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे किसी एक ट्रायंगल में, या बताएंगे कि ट्रायंगल ANB में साइन थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स लंब बट्टा कर्ण, अर्थात AN अपॉन AB। कर्ण हमारे पास AB हो जाएगा और लंब AN हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम वैल्यू रख देंगे साइन थीटा इक्वल टू AN अपॉन AB की वैल्यू 2l है, प्रभावी लंबाई है ना, इसलिए AN इक्वल टू 2l इंटू साइन थीटा। इस AN के लिए इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में AN की वैल्यू पुट कर देंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू 2l साइन थीटा। स्टूडेंट्स इसको सिस्मेटिक लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा E साइन थीटा इंटू 2QL। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, बता दे रहे हैं, P इक्वल टू 2QL। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं उसको। तो इसके प्लेस पे जब हम P रख देंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा P इंटू E, यहाँ पे अतः लिख देते हैं स्टूडेंट हैंस, इसलिए जो भी लिखना हो लिख सकते हैं आप, साइन थीटा। तो ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट, ये हमारा प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण या टॉर्क के लिए, या एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के लिए फार्मूला हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे भी हम थीटा की दो स्थिति रख सकते हैं, एक बार थीटा इक्वल टू साइन 0 रखेंगे और एक बार थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे, तो इसकी दो स्थितियाँ प्राप्त होगी, जो बहुत ही सिंपल है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं अगले टॉपिक में। स्टूडेंट टॉपिक है हमारा द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ये जो द्विध्रुव है स्टूडेंट्स AB, वो एक समान विद्युत क्षेत्र में ही है, और मान रहे हैं कि कोई AB द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाया जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू होगा 1 फोर्स इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी, अर्थात हम बता सकते हैं स्टूडेंट टाउ इक्वल टू P इंटू E साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो अभी हमने प्राप्त किया है। स्टूडेंट सबसे पहले इस द्विध्रुव को हम एक मिनिमम एंगल पर घुमाएंगे, अर्थात न्यूनतम कोण d थीटा पर घुमाएंगे। स्टूडेंट अगर हम कोण d थीटा पर घुमाते हैं, अर्थात बहुत कम कोण पर घुमाते हैं, तो हमारे द्वारा इस द्विध्रुव पर किया गया वर्क भी जो है वो कम होगा,
और अगर हम उसको अधिक कोण पर घुमाते हैं अर्थात थीटा कोण पर घुमाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य का मान भी बहुत अधिक होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डी थीटा के लिए ले लेते हैं कि जब द्विध्रुव ए बी को डी थीटा कोण पर घुमाया जाता है स्टूडेंट्स हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इक्वेशन मान ले रहे हैं 2। स्टूडेंट हम इक्वेशन इसलिए मानते हैं ताकि हमें वह लाइन हमारे नज़र में रहे और स्पष्ट दिखाई दे दे दूर से ही। दूर से कहने का मतलब पहली नज़र में ही दिखाई दे दे। अब स्टूडेंट्स हमने डी थीटा पर तो द्विध्रुव को घुमा लिया। अब डी थीटा से थीटा एंगल पर घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा स्टूडेंट्स समाकलन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से थीटा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। स्टूडेंट 0 से थीटा लिमिट हम इसलिए लिए हैं क्योंकि द्विध्रुव प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र के समांतर था अर्थात 0 डिग्री पर था, उसको हमने थीटा एंगल पर घुमाया तो उसका लिमिट 0 से थीटा ले लिए। स्टूडेंट जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो W के साथ जो D लगा हुआ है वो इंटीग्रेशन मार्क के साथ हट जाएगा और ये हो जाएगा W ओनली और यहाँ से PE कांस्टेंट होंगे इसलिए बाहर निकल जाएंगे इंटीग्रेशन मार्क से 0 से थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा अर्थात डी थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा। अब इस थीटा के प्लेस पर एक बार थीटा और थीटा के प्लेस पर एक बार 0 रखेंगे तो हो जाएगा पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है इसलिए पी ई इंटू पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1। स्टूडेंट इसको सिस्मेटिक रखेंगे तो हो जाएगा कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल p कैपिटल E इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ये किए गए कार्य के लिए सूत्र होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि किया गया कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है इसलिए आप स्टूडेंट इसको स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र दे सकते हैं या फिर आप इसको हल करेंगे तो हल होगा। इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हल करने के बाद u इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि इसकी 3 स्थितियां निकलती है। स्थिति फर्स्ट जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, सेकेंड जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो या 90 को ही π/2 रेडियन भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और स्थिति थर्ड है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डिग्री या इसी को कहा जाता है पाई रेडियन। तो इन 3 स्थितियों के आधार पर स्टूडेंट्स हम स्थितिज ऊर्जा का या किए गए कार्य का वर्णन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगले टॉपिक में हम आपको इन टॉपिकों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे तो आप अगले पार्ट्स का इंतज़ार करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें स्टूडेंट्स।